क्लास 11 इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई पार्ट 1। इस पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो आपका ये जो फर्स्ट वीडियो है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई पे रिलेटेड है। उसके अंदर आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। पहले समझते हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी किसी भी रॉ मटेरियल को हम बतौर इनपुट यूज़ करते हैं और उससे कुछ बनाते हैं तो वो आपका आउटपुट होता है। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट रिफर्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड एट द गिवन प्राइस। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। किसी भी कीमत पे हम जो गुड्स की क्वांटिटी सप्लाई करेंगे उसे कहेंगे सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, विच डिपेंड्स अपॉन 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन होगा रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसका ये मतलब होगा क्या हमने सही रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, क्या सही इनपुट दिया है और उस समय सही आउटपुट मिल पाएगा। दूसरा प्राइस ऑफ द इनपुट, यानी जो रॉ मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं सप्लाई में एंड में अफेक्ट करेगी। और तीसरा है मैनेजरियल एफिशिएंसी, उस प्लांट को हैंडल करने वाला व्यक्ति कितना एफिशिएंटली उसको कर पाता है, यानी ही हैज़ टू मेक श्योर दैट इनपुट इज इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू जनरेट द डिराइव्ड आउटपुट, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। It states the maximum amount of output can be produced with any given quantities of various inputs। वो क्या बताता है कि आउटपुट के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो हम तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब हम उतनी क्वांटिटी का प्रॉपर इनपुट दे पाएंगे, यानी जितना क्वांटिटी आप इनपुट डालेंगे उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए आपको फिर मैक्सिमम इनपुट भी देना पड़ेगा, एंड इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें फॉलो होगा फ्लो कॉन्सेप्ट, मतलब फ्लो ऑफ इनपुट लीड्स टू द फ्लो ऑफ आउटपुट, यानी जिस प्रकार से आप इनपुट करेंगे या रॉ मटेरियल को लगाएंगे उसी प्रकार से आपको आउटपुट भी मिलेगा। अगर कांस्टेंट फ्लो रहता है तो कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा, अगर बीच में ब्रेक्स आती हैं तो आउटपुट में बीच में ब्रेक्स आएंगी। प्रोडक्शन फंक्शन, द फंक्शनल रिलेशन अंडर गिवन टेक्नोलॉजी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन पर यूनिट ऑफ टाइम। ये फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है कि इट हैपेंस अंडर गिवन टेक्नोलॉजी, आउटपुट और इनपुट के बीच में किसी भी यूनिट ऑफ टाइम के अंदर। इसका फॉर्मूला होगा वो Q इज इक्वल्स टू F इंटू ब्रैकेट L इंटू K। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन जो होते हैं इसमें इनपुट्स कैसे होते हैं? कांस्टेंट। और लॉन्ग रन में क्या होगा? इनपुट्स आपके वेरी करेंगे, यानी इस बार आपने जो यूज़ किया शायद अगली बार वो आप ना करें या उससे ज़्यादा करें। तो शॉर्ट रन में क्या होगा? वन इनपुट लेबर जो होता है वो वेरिड होता है। अब प्रोडक्शन में लेबर रहेगा, इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट, तो वो कैसा रहेगा? इट विल वेरी, वो फिक्स रहेगा नहीं। तो वहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। शॉर्ट रन में कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लगेगा। ये हम देखेंगे आगे क्या होता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। मीनिंग, शॉर्ट रन क्या होता है? इट रिफर्स टू द पीरियड इन विच ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज। ये उस समय की बात है जब हम फैक्टर्स को चेंज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को। लॉन्ग रन, इट रिफर्स टू द पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आप एक समय के बाद सारे फैक्टर्स को दोबारा से चेंज कर पाएंगे।
प्राइस डिटर्मिनेशन, शॉर्ट रन में डिमांड इज मोर एक्टिव देन सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड एक्टिव रहेगी। लॉन्ग रन में बोथ डिमांड एंड सप्लाई दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, यानी शायद बराबर भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, ज़्यादा फर्क इसमें होगा नहीं। इफ़ यू क्लासीफाई देम, फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल, कुछ फैक्टर्स इसके फिक्स रहेंगे और कुछ वेरिएबल, यानी दे टेंड टू चेंज। और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यानी दे आर डिटरमाइंड टू बी चेंज्ड। आप उसको फर्स्ट पॉइंट में देख लेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शॉर्ट रन में ओनली फ्यू वेरिएबल्स चेंज या फ्यू फैक्टर्स चेंज, लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल्स विल चेंज, ऑल फैक्टर्स विल चेंज। वेरिएबल फैक्टर्स वर्सेस फिक्स्ड फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है? दिस आर द फैक्टर्स ऑफ विच द एम्प्लॉयमेंट वेरीज विद आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर्स में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करेगी आउटपुट पे, आपको कितना बनाना है उसके हिसाब से आप लोग रखेंगे। जबकि फिक्स्ड फैक्टर्स में क्या होता है कि आर फैक्टर्स ऑफ विच द एम्प्लॉयमेंट डज नॉट वेरी विद आउटपुट। उसमें ऑलरेडी तय होता है कि हम इतना बनाते हैं, हमें पर इतने लोग होते हैं। जबकि वेरिएबल में वो डिपेंड करेगा आउटपुट पे, आपको कितना बनाना है उसके हिसाब से आप एम्प्लॉयज को काम पे लगाते हैं। नाउ देयर आर 3 वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड टू मेजर द आउटपुट। ऐसे 3 वेरिएबल्स हैं जिनके दम पे हम आउटपुट को मेजर कर सकते हैं। पहला वेरिएबल है टोटल प्रोडक्ट, यानी टीपी। ये टीपी को याद रखिएगा, आगे इसमें फॉर्मूलाज में लगेगा। ये टीपी है वो है टोटल प्रोडक्ट। इट इज द होल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स एम्प्लॉयड, यानी ये आपका पूरा वो अमाउंट है आउटपुट का जिसको बनाने में आपने सभी फैक्टर्स को लगाया था। इसमें आपने किसी फैक्टर को काटा नहीं था, ऑल फैक्टर्स वर एम्प्लॉयड। टोटल में ये होगा। फिर एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी। एवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है? इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। एवरेज क्या है कि इसको हमने निकाला है पर यूनिट, और हम एवरेज निकालते भी कैसे हैं? पर यूनिट। जैसे अपना पर कैपिटा होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल इनकम, है ना। पर पर्सन की इनकम हम कैसे पता करते हैं? टोटल इनकम से। तो वैसा यहाँ पर भी है, हमें अगर पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर निकालने हो तो वो होंगे आपके एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। देन इज द मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी द चेंज इन आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। यानी वेरिएबल फैक्टर इसमें तब पता किया जा सकता है जब हम एक यूनिट के साथ साथ दूसरा यूनिट भी लेते हैं, व्हेन यू एम्प्लॉय अनदर एडिशनल यूनिट, ठीक है, टू फाइंड आउट द चेंज इन आउटपुट। तो टोटल प्रोडक्ट का क्या होगा फॉर्मूला? टीपी इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू इज द क्वांटिटी। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल is equal to Q upon L, and marginal product is equal to delta TP upon delta L. L stands for units of labor, ठीक है। Q is क्विंटल्स यानी क्वांटिटी, एंड L is लेबर। तो अगर टोटल प्रोडक्ट्स 80 थे, मार्जिनल प्रोडक्ट्स भी 80 हुए उसके हिसाब से, और एवरेज प्रोडक्ट भी 80, कितना यूनिट्स ऑफ लेबर लगा? 1। जब हमने 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाया तब टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 170। और फिर हमें निकालना पड़ेगा मार्जिनल और एवरेज। ये हम निकाल पाएंगे इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्ट तो दे रखा होगा हमेशा आपको, लेकिन मार्जिनल और एवरेज आपको निकालना होता है। इट इज थ्रू द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा?
एवरेज प्रोडक्ट में एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर इज इक्वल्स टू क्विंटल्स अपॉन लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर। तो Q अपॉन L क्या होगा? तो 170 अपॉन 2, तो इसका मिलेगा आपको, एवरेज प्रोडक्ट मिलेगा आपको 85। उसी प्रकार से आपको इसमें सब में देखना है। और यहां पे देखिए, जब ये 0 के बाद आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेट अस स्टडी द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहना चाहता है ये? तो वन फैक्टर वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स एज फिक्स्ड। सिर्फ एक फैक्टर वेरी करेगा और बाकी की क्वांटिटी फिक्स रहती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑन आउटपुट ऑफ वेरिएशंस इन फैक्टर प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट, किसी भी चीज का जहां पे उसका असर हुआ है उसकी स्टडी, ऑन आउटपुट ऑफ वेरिएशंस इन फैक्टर प्रोपोर्शन। फैक्टर्स का जो रेशियो था उनमें जो वेरिएशन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडीज दैट। एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली डिक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। जैसे जैसे हम किसी भी इनपुट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे बाकी इनपुट्स को फिक्स रखते हुए, तो आपका टोटल प्रोडक्ट शुरुआत में बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा वो, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे आएगा और फाइनली वो कहाँ आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। ये देखिए, ये IR आपका क्या है? इंक्रीजिंग रेट है। तो 80 से 90 हुआ, 100 हुआ, 98 हुआ, है ना? फिर वो घटता गया, फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे आ गया, 62, 50, 24 और 0, वो आपका डिक्रीजिंग रेट हो गया। और उसके बाद नेगेटिव हो गया, -9, -15, आगे भी जा सकता था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इट्स अ न्यू नेम फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी गिवन और अनचेंज। इसमें कंडीशंस क्या रहेगी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ये मान लिया जाता है कि इट इज़ अनचेंज, उसको आपने चेंज नहीं किया है। दूसरा, सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज फिक्स्ड। ऐसे कुछ इनपुट्स थे जिनकी क्वांटिटी आपने पहले से ही फिक्स रखी, सिर्फ कहीं चेंज हुआ। एंड थर्ड, इट इज़ मेजर्ड इन फिजिकल टर्म्स। ठीक है, उसको आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये देखिए, ये इसके ग्राफ्स हैं। टोटल प्रोपोर्शन, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और आपका एवरेज प्रोडक्ट। इसको समझते हैं ग्राफ को यहां से। स्टेज 1, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू अ पॉइंट। देखिए, टोटल प्रोडक्ट जो है आपका, जो टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है एक रेट से, है ना? वो लगातार इंक्रीज हो रहा है एक रेट से। सिर्फ इसी ग्राफ को देखिए, वो लगातार एक पॉइंट पे वो ग्रो हो रहा है। फिर आगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज ऑल्सो राइजिंग। तो आपका मार्जिनल फैक्टर कहाँ है? ये रहा। ये देखिए, ये आपका, ये जो है ना MP, ये भी आपका ग्रो हो रहा है। यानी एक शुरुआती स्टेज में वो ग्रो हुआ और फिर वो नीचे आएगा, पर शुरुआत में क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट F, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट F क्या है? पॉइंट F क्या है आपका? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी यहाँ से वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पॉइंट के बाद वो कभी भी कांस्टेंट रहता नहीं है और उसके बाद से वो जंप मारता है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग।
टीपी कर्व राइजेस बट इट स्लोप डिक्लाइंस। अब टीपी का जो कर्व है, जैसा आपको मैंने कहा था कि टीपी का कर्व बड़ा तो था, है ना, टीपी का कर्व इंक्रीज तो हो रहा था, लेकिन एक स्लोप आया और फिर वो नीचे की तरफ आ गया। इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये देखिए ये डिक्लाइन हो रहा है। टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीपी बढ़ा, लेकिन कैसे बढ़ा? डिमिनिशिंग रेट, यानी घटते रेट पे। फिर आगे एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग बट इट्स पॉजिटिव। अब एमपी भी गिरता है, लेकिन एमपी किस तरफ गिर रहा है? ये देखिए यहाँ से यूं गिर रहा है, तो ये कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस तरफ गिरता तो शायद वो नेगेटिव होता, लेकिन इस तरफ गिरने की वजह से इट बिकम्स पॉजिटिव। एपी रिचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है, इट रिचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ये देखिए एवरेज प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी चीज़ एक बार अपने हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, फिर वहाँ से वो डिक्लाइन होना शुरू करेगी और एक पॉइंट पे आके गायब हो जाएगी। एमपी और वेरिएबल फैक्टर राइजेस एंड देन फॉल। अब देखिए एमपी के जो वेरिएबल फैक्टर है वो बढ़ते हैं और फिर घट जाते हैं। ये देखिए वेरिएबल फैक्टर्स, ये जो है ना आपका ग्रीन, ब्लू और ये ऑरेंज लाइंस, तो ये बढ़ रही थी, शुरुआत में काफ़ी लंबी रही, ये देखिए, फिर उससे कम हुई, फिर उससे भी कम हो गई, है ना। इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ये ध्यान रखना है। क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर इज टू मच टू द वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स फैक्टर की जो क्वांटिटी है, इट इज मोर देन द वेरिएबल फैक्टर। स्टेज 2, टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। अब टोटल प्रोडक्ट हमने देखा आपने कि वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, उसका मैक्सिमम पॉइंट था पॉइंट एच, लेकिन फिर वो वहाँ से क्या हो गया? डिक्लाइन होना शुरू हुआ। एमपी एपी आर डिमिनिशिंग बट आर पॉजिटिव। अब आप देखिए एमपी और एपी, आपका एमपी और आपका एपी, ये दोनों क्या हो रहे हैं? ग्रो हुआ था लेकिन फिर घटना शुरू हुए, लेकिन कौन सा ये है? पॉजिटिव डाउनफॉल है इनका। ठीक है, क्योंकि वे राइटवर्ड साइड है। अगर इस तरफ से होते, बाहर की तरफ होते, लेफ्ट राइटवर्ड साइड अगर होते तो ये नेगेटिव में जाते, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ डाउनफॉल हो रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव माना जाएगा। एमपी बिकम्स जीरो। एक पॉइंट पे आने के बाद आपका एमपी क्या हो जाएगा? जीरो। ये देखिए जैसे ये मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ से अगर उठा है तो ये यूं गया है और ये एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ठीक है, जीरो पे आ जाएगा। स्टेज 3, टीपी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गया था, वो अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पे पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद वो नीचे आने की तैयारी कर चुका है और वो नीचे आ रहा है। इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव। अब क्या हो रहा है? वेरिएबल फैक्टर का एमपी जो है वो कैसा हो रहा है? नेगेटिव, यानी स्टेज 3 में वो क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता तो पॉजिटिव माना जाता, यहाँ पर है इसलिए नेगेटिव माना जा रहा है। नाउ इन विच स्टेज द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस। तो सवाल ये आ गया कि स्टेज 1, 2 या 3 प्रोड्यूसर को कौन सा स्टेज सिलेक्ट करना चाहिए? तो स्टेज 3 नो। क्यों? क्योंकि स्टेज 3 को मैं इसलिए रिजेक्ट करूंगा क्योंकि एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। स्टेज 1 तो भी नो। क्यों? एमपी ऑफ फिक्स फैक्टर इज नेगेटिव, इसका मतलब हुआ फुल यूटिलाइजेशन वहाँ पर होने वाला नहीं है, तो ये भी रिजेक्टेड।
ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी, इकोनॉमिक नॉनसेंस एंड नॉन इकोनॉमिक रीजन्स। लेकिन स्टेज 2 को आई विल सिलेक्ट क्योंकि एमपी आर पॉजिटिव बट आर डिमिनिशिंग, है ना। हमने देखा दोनों ग्राफ यूँ जा रहे थे और वो इस तरफ मुड़ रहे थे, ठीक है। डिमिनिशिंग हो रहे हैं यानी वो नीचे तो आ रहे थे बट देवर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये तो पहले से ही नेगेटिव हो चुका था क्योंकि लेफ्ट की तरफ इसका राइट की तरफ मूवमेंट था, और इससे पहले भी स्टेज 3 में भी हमने देखा था कि वो भी इसी तरफ था, इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया था। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल कौन सा होगा? आपका बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होगा स्टेज 2, कि जहाँ पे एमपी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव है, भले ही डिमिनिशिंग हो, ठीक है। तो यू विल सिलेक्ट स्टेज 2। आपके लिए बेस्ट प्रोडक्शन का स्टेज कौन सा होगा? स्टेज 2। कॉजेस, क्या कारण थे कि हमने उसको सिलेक्ट किया? तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ज़्यादा बेनिफिट मिलता। क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर इज अबंडेंट देन वेरिएबल फैक्टर, यानी फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी कैसी है? ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू द वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर आर इनडिविजिबल, जो फिक्स फैक्टर है उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ विथ एडिशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर इज मोर इफेक्टिवली एंड इंटेंसिवली यूटिलाइज्ड। वेरिएबल फैक्टर के ऐड होने से क्या होता है कि फिक्स्ड फैक्टर्स को आप एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इंटेंसिवली यानी बहुत माइन्यूट तरीके से उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड एंड द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर विल इंक्रीज एंड दैट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर था जो वेरिएबल था, वो था आपका लेबर, बाकी सारे फिक्स रखे थे आपने। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, द मैक्सिमम पॉइंट हैज रीच्ड। डिमिनिशिंग पॉइंट हमने देखा था, है ना, कि एक अपना यूं जा रहा था टोटल प्रोडक्ट, जबकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इस तरफ आ रहे थे। डिमिनिशिंग, द अमाउंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज सफिशिएंट टू एंश्योर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। और जो आपका वेरिएबल फैक्टर का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो सफिशिएंट है इसको एंश्योर करने के लिए कि आपके फिक्स फैक्टर को आप एफिशिएंटली यूज करेंगे। And the contribution of the production made by the variable factor after a point becomes less as the additional units of the variable factor have less of fixed factor. तो प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वेरिएबल फैक्टर द्वारा एक पॉइंट के बाद वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो एडिशनल यूनिट्स थे वेरिएबल फैक्टर के, दे हैव बिकम लेस देन द फिक्स्ड फैक्टर। इसके कॉजेज क्या रहे? तो पहला, नेगेटिव रिटर्न्स। नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम टू एक्सेसिव टू द फिक्स फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव। यानी जो वेरिएबल फैक्टर्स थे वो एक्सेसिवली अवेलेबल थे फिक्स फैक्टर के सामने, इसी के चलते आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा हो गया? वेरिएबल फैक्टर का कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकर because the factors of production are imperfect substitutes for one another. डिमिनिशिंग इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, यानी उसकी जगह पे उसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको सही रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता तो बात बन जाती, है ना। लेबर की जगह पे उसके सामने क्या होगा? तो लेबर के सामने आपको फिर मशीन लानी पड़ती है ऐसी जो लेबर की जैसा काम कर पाती, तो शायद वो उसका एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट, लेकिन ये है कैसे? इम्परफेक्ट है। देयर इज अ लिमिट टू विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर। एक लिमिट तक ही हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दूसरे से सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। एंड द इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स इज नॉट इन्फिनाइट, यानी इट कैन कम टू अ हॉल्ट, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएंगी। रिलेशन बिटवीन MPP एंड टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। एज लॉन्ग एज MPP इंक्रीजेस द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये वो पहले चैप्टर वाली बात हो गई कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती रहेगी, टोटल प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती रहेगी। जब मार्जिनल प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी तो आपका टोटल प्रोडक्ट प्राइस भी इंक्रीज होगी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, यानी घटते रेट पे। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट की प्राइस 0 हो जाएगी
तब आपका टोटल प्रोडक्ट की प्राइस मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, हमने देखा था पिछली बार भी ये। तो व्हेन योर एमपीपी बिकम्स नेगेटिव, योर टीपीपी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एमपीपी एंड टीपीपी। आप ये देखिए, एक ग्राफ में भी दिखाया गया है कि जब तक एमपीपी बढ़ा तब तक आपका टीपीपी इंक्रीज रहा, जब एमपीपी डिक्रीज होने लगा तब टीपीपी भी इंक्रीज हुआ डिमिनिशिंग रेट पे, घटते रेट पे। जब एमपीपी 0 पे आ गया तो टीपीपी अपने मैक्सिमम लेवल पे था, और जब आपका एमपीपी नेगेटिव हो गया तब आपका टीपीपी डिक्लाइन होना शुरू हुआ। कॉस्ट फंक्शन के लिए वी विल ज्वाइन दी नेक्स्ट वीडियो, विल ऑल वेट फॉर पार्ट 2।